चल। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया क्लिनिक कैसे सेटअप करना है मैम के साथ, और क्लिनिक का कैसा बैकग्राउंड है उसके बारे में बहुत सारे डाउट होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि एक डिजीज के बारे में पहले जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कैसे कैसे केसेस हमारे पास आते हैं, किस तरह के केसेस हमें देखने को मिलती हैं, और क्या एक्सपीरियंस होता है, और कैसे हम लोग को तैयार होना पड़ेगा, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मैम बता सकते हैं किस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं, और कैसे हमें उनसे जूझना होता है, किस तरह के एग्रेसिव पेशेंट आ जाते हैं, कुछ काम होते होंगे, कुछ एंग्जाइटी वाले कुछ होते होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा कुछ अपनी यादों को जर्नी कर बताइए। तो देखिए, इसमें ना हर टाइप का पेशेंट आता है। एक यहाँ पर दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूरोटिक, एक होता है साइकोटिक। ठीक है। न्यूरोटिक में क्या कि जैसे एंग्जाइटी हो गई, एंगर इश्यूज हो गए, ओवर थिंकिंग हो गई। हम लोग पर्सन है, ये सारी चीजें हम में होती हैं। ओबेसिटी डिसऑर्डर हो गया, ज्यादा खाना, ठीक है, मोटापा आ गया, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए। तो लाइक ये सब आपका आ गया न्यूरोटिक। और आते हैं साइकोटिक। साइकोटिक में डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं किसी के बारे में, ठीक है, कि भ्रम की बीमारी हो जाती है। पेशेंट बोलता है कि जब तक मुझे लगता है मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है, मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, ऐसी ऐसी बातें वो कहते हैं, जिससे इंसान से कोई नॉट टच विद द रियलिटी, वास्तविकता जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता है। और सब्सटेंस अब्यूज हो गए, ठीक है, शराब, नशीले पदार्थ जो यूज करते हैं, ये सारे साइड न्यूरोटिक में आ गए आपके। कि पेशेंट बोलता है जब तक मुझे शराब नहीं दी जाएगी या बीड़ी नहीं दी जाएगी, मैं उसको मार दूंगा या खुद खत्म हो जाऊंगा। अभी रिसेंटली केस था, वो पर्सन बहुत दारू पीता था, अपनी वाइफ को मारता था, पीटता था बहुत ज्यादा। देखिए, जब गरीब इंसान होगा, मैं एनजीओ में गई थी, वो मेरे को वहाँ पे मिला कि उसके फादर पेरेंट्स थे, इट्स अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स ओल्ड, 65 67। पेरेंट्स बोलते हैं कि मैडम क्या करें। तो फिर उसके बाद मैंने बोलते हैं हमारा एक बेटा है, और एक बेटे, हमें लगता है कि ना वो अब दुनिया में नहीं है। वो ऐसे सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जब औलाद कहना नहीं मानेगी, उन्होंने सब चीज इलाज करवाया, बोलता है कि मैं पागल हुई ना जो डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में चीजें हो जाती हैं तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना होता है, फिर साइकेट्रिस्ट से फिर हमारे पास आना होता है, क्योंकि नॉर्मल स्टेज से थोड़ा सीवियरिटी लेवल पे बहुत ज्यादा हो गया है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर में तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। वहां पर काउंसलिंग काम नहीं करेगी जब तक दवाइयाँ नहीं लेंगे आप। तो दवाइयाँ भी अपना रोल प्ले करती हैं, और साथ में थेरेपीज और काउंसलिंग सेशन दोनों मिलकर जब पेशेंट उभरता है, उससे बाहर निकलता है। जैसे आप देखते हैं बच्चों के केसेस देख लो, बच्चे बोलते हैं कि पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, फोबिया होता है एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेस आ रहा है। मैंने कंडक्ट की थी कॉलेजेस में वर्कशॉप और स्कूल्स में, तो वहाँ पर यही था कि मैडम याद नहीं होता, भूलने की बीमारी, डेमेंशिया हो गया, फॉरगेटफुलनेस हो गया, ये सब चीज़, ठीक है, इस टाइप के केसेस देखने को हमें मिलते हैं। और जो लेडीज होती हैं, लेडीज में ओसीडी, हाथ धोने की बीमारी, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीपीडी हो गया, देखते हो गया, परफेक्शनिज्म की बीमारी, जैसे ये नेम प्लेट है, तो ये यहाँ पर ही होनी चाहिए, ये इधर से उधर नहीं जानी चाहिए। दैट इज फॉर द परफेक्शनिज्म, कि उसको वो चीज़ वहाँ पर ही चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स हो गए, मैरिटल डिस्कॉर्ड्स की मैंने अभी देखे थे रिसेंटली केसेस। तो उसमें हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड का अफेयर कुछ किसी लड़की के साथ है, वो भी छोटी लड़की के साथ। और सेक्सुअल डिस्फंक्शन डिसऑर्डर्स, कि मेरा हस्बैंड मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता या मेरी वाइफ मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाती, इस टाइप के भी केसेस आते हैं। मास्टरबेशन के भी केसेस आते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बोला ना, जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हो आप, तो उसमें आप किसी चीज को हाइड नहीं कर सकते, किसी चीज को स्कीप नहीं कर सकते, आप हर टाइप का पेशेंट देखेंगे, तभी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं हो आप, यू आर नॉट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि आप सिर्फ एडीएचडी वाले पेशेंट बच्चे देखेंगे या यही वाला काम करेंगे, नहीं। आपके पास हर टाइप का पेशेंट आएगा, तो आपको विदाउट हेजिटेशन उन चीजों पे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा।
आप जब पेशेंट की केस परफॉर्मा फिल करते हैं तो उसमें भी सेक्सुअल हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आप उस चीज़ को हाइड नहीं कर दोगे। ठीक है कि फ्रॉम फर्स्ट टाइम वेयर यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्स, सो यू पेशेंट विल बी टेल यू कि हाँ मैंने 9th क्लास में देखा या कुछ भी जैसे भी कि मैंने अपने रिलेटिव्स को देखा करते हुए, बहुत टाइप की चीज़ें। तो हाँ, लेकिन इंडियन सोसाइटी में मैं खुद बताती हूँ, जब मैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए पेशेंट को जा रही थी तो मुझे खुद फियर लग रहा था व्हेन आई वाज इन अ ट्रेनिंग पीरियड, जब मैं ये कोर्स कर रही थी कि कैसे मैं पूछूंगी संभोग की जानकारी आपको पहली बार कैसे मिली थी। तो आप सेक्स नहीं बोल सकते ना, आपको हिंदी के शब्द भी आने चाहिए, उर्दू के भी शब्द आने चाहिए, हर टाइप का थोड़ा थोड़ा आपका कल्चर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास डिफरेंट जब आप पेशेंट से बात करते हैं तो उसकी लैंग्वेज में आप जितना बोलोगे उतना उसको कंफर्टेबल फील होगा एंड आपकी रैपो फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाएगी पेशेंट के साथ। अदरवाइज आप इंग्लिश के वर्ड्स डिपेंड ऑन द पेशेंट, कहाँ से काम कर रहे हो, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, पंजाबी भी थोड़ी आनी चाहिए आपको, थोड़े लाइक लेमैन वर्ड्स भी आने चाहिए, स्लैंग भी आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप बात करेंगे तो आप जल्दी पेशेंट को समझ पाओगे और पेशेंट अपनी बातों को बहुत इजीली रख पाएगा। तो मैंने जैसे कि बताया कि हमें कुछ सभी तरह से एक बोल्ड माइंड लेना पड़ेगा, और जो हम लोग होते हैं एक सोच जो होती है कि नहीं हमें सेक्स के बारे में बात नहीं करना, तो पहले जो भी जैसे कि मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ा तो हमारे टीचर ने साफ साफ बोला था कि आपको अगर साइकोलॉजी फील्ड में आए हो तो आपको ये शर्म लिहाज से छोड़ना पड़ेगा, खुल के बात करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्राइड की जो थ्योरी है वो पूरा सेक्स से ही जाता है, उनकी पूरी बातें ही वो सेक्स पे साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट पर नाम ही दिया गया है। तो हमें क्या यहाँ पर वो चीज़ें माइंड कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा और एक थॉट से निकलना पड़ेगा कि नहीं हमें खुल के बात करनी पड़ेगी। देखिए आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट अडॉप्ट कर रहे हैं तो मीन्स आप किसी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जान रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर मीन्स कि यू हैव टू नो ईच एंड एवरी अबाउट इट। आपको कैसे पता चलेगा? जब उसके पास्ट हिस्ट्री आप पूछेंगे, परफॉर्मा में पास्ट हिस्ट्री पूछी जाती है, प्रेजेंट हिस्ट्री पूछी जाती है, एमएससी होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन फॉर प्रेजेंट सिनेरियो, प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी होती, पहले की पर्सनालिटी क्या थी, आज की पर्सनालिटी में जब एमएससी करते हैं तो उससे आपको इंडिकेट लगा लेते हैं कि ऑब्जर्व कर लेते हैं कि पेशेंट पहले कैसा था और अब कैसा है। तो इसलिए वो परफॉर्मा फिल करने के लिए आपको पूरा अच्छे वे से आना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है जैसे सीक्वेंस में लिखा है यू हैव टू बी आस्क्ड अकॉर्डिंगली, नहीं, आपको लग रहा है कि आपको पहले, सबका टेक्निक्स अलग अलग होते हैं, स्टडीज अलग अलग होती है, तो आप पहले क्वेश्चन दूसरा कर लो, उससे रिलेट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है तो दूसरा भी पूछ लो, आपको फिर बनाना नहीं पड़ेगा थॉट अलग से, उसको फिल करते जाओ, दैट्स इट। तो हमने देख लिया किस तरह के पेशेंट जिस तरह से आते हैं तो हमें डील कैसे करना चाहिए, और एक हमें हमेशा उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना चाहिए और एक वार्म नेचर दिखाना चाहिए, तो ये चीज़ें थी। और यहाँ पर पेशेंस मस्ट बी, पोटेंशियल मस्ट बी, आपके अंदर कूल एंड काम होना चाहिए, आप पेशेंट को हार्म नहीं कर सकते, सबसे पहला रूल ये है। एंड अगर पेशेंट ओवर फैमिलाइज हो रहा है तो देन यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट कि वहाँ पर कहाँ पर आपको स्टॉप करना है उसको, क्योंकि जब पेशेंट आता है आपके पास वो इमोशंस एंड फीलिंग्स के लिए आता है, ठीक है, क्यों आप सांत्वना दे रहे हो, कंसोल कर रहे हो ना, काउंसलिंग करके, थेरेपी करके उसको ओवरकम बाहर निकाल रहे हो, तो कुछ पेशेंट्स को आपसे लव अफेक्शन भी हो जाता है, वो ओवर फैमिलियर होने की कोशिश करते हैं, तो देन यू हैव टू बी ट्राई टू स्टॉप। तो जैसे कि डियर जिंदगी में दिखाया गया था, जैसे आलिया भट्ट ने शाहरुख खान को अप्रोच किया तो उसे वहाँ पर स्टॉप हुआ था, वो उसका आखिरी दिन था, लगातार काउंसलिंग का आखिरी दिन भी काउंसलिंग दिया गया, समझाया गया, तो सेम उसी तरह से हमें करना चाहिए कि जहाँ पर अगर वो ज़्यादा अगर एग्रेसिव हो रहा है तो वहाँ भी हमें उसे स्ट्रिक्ट करके स्टॉप करके बाकी अब उसको फर्दर किसी और के पास करना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा हमारे तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पे भी हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इसीलिए शायद लगता है फैमिली मेंबर कभी भी एक दूसरे का इलाज नहीं करते हैं, इसमें साइकोलॉजी के फील्ड में नहीं कर सकते हैं, ये एथिक्स हमारा है। एथिक्स, इवन आई हैड वन पेशेंट, ही केम फ्रॉम बैंगलोर, वो बैंगलोर से आया था स्पेशली ये बोलने के लिए मैम मेरे को आपके लिए फीलिंग्स है, मैं सॉरी पार्डन प्लीज, एंड बुके लेके आया था,
You can't leave it. और मैंने बोला सॉरी आई कांट कंटिन्यू योर सेशन एनीमोर, मैं नहीं कर सकती, आप कहीं और दिखा लीजिए अपने आप को, क्योंकि आपके एथिक्स ये अलाउ नहीं करते हैं। वो क्रश होता रहता है क्योंकि आप इमोशनल सपोर्ट कर रहे हो उस इंसान को ना, उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हो। एक हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं कि वो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है कि आप जब बैरियर में हो, प्रॉब्लम्स में हो, तो देन आपको वो सपोर्ट कर रहा है, तो देन आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा ही मानने लगते हैं। तो आपको एथिक्स नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। और मैं कभी अपने फ्रेंड्स का सेशन नहीं लेती हूँ, मैं उनको ये बोलती हूँ आई हैव टू रिकमेंड यू डिफरेंट पर्सन, मैं दूसरे पर्सन पे भेज देती हूँ, बट मैं नहीं लूँगी क्योंकि वो मुझे फॉर ग्रांटेड लेगा पर्सन, क्योंकि यू डोंट हैव, आपके लाइक फ्री नहीं हो ना, दे विल नॉट पे यू, आपको पे भी नहीं करेंगे वो, दे विल टेक यू एज अ फॉर ग्रांटेड कि यार मेरी तो फ्रेंड है। आपका काम ही बात करना है, तो आप दूसरे, आपको नहीं मिल रहा है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट, तो दूसरे को रेफर कर दो। वे भी हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर है तो उनके अंदर में कुछ बायसनेस हमारे लिए, और हमारे में बायसनेस आ सकता है, तो दैट्स व्हाई शायद ये एथिक्स अलाउ नहीं करता है, तो नहीं हमें करते, तो आप उसको जाके बोलो ये दूसरे से करवा लीजिए, हम नहीं कर रहे।